वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 403 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 23 से लेकर 34 तक करवाए जा रहे हैं। फाइनल टर्म के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि पॉलिसीज़ टू इंक्रीज़ इन द सेविंग रेट, इनके कौन सी पॉलिसीज़ के ज़रिए इंक्रीज़ किया जाए सेविंग रेट को। सो रिड्यूस किया जाए जो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है, और इंक्रीज़ करने की अगर हम बात करें इंसेंटिव प्राइवेट सेविंग के लिए तो रिड्यूस किया जाए। जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके अंदर कमी की जाए। इसके अलावा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स जो है एज, क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं डिस्करेज करते हैं सेविंग को, और रिप्लेस किया जाए फेडरल इनकम टैक्स को कंजम्पशन टैक्स के साथ। सो एलोकेटिंग द इकोनॉमीज इन्वेस्टमेंट, सोलो मॉडल के अंदर क्या है सिर्फ एक ही तरह का कैपिटल है, जबकि हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं तो बहुत सी टाइप्स हैं जिनको हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट कैपिटल स्टॉक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ह्यूमन कैपिटल भी इसके अंदर आ जाता है। सो सोलो मॉडल जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो एग्जिबिट करता है बैलेंस ग्रोथ को, और बहुत से वेरिएबल ग्रो करते हैं सेम रेट के ऊपर ही। कन्वर्जेंस की हम बात करते हैं, सोलो मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि दूसरी चीज़ें रहें इक्वल। जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको ग्रो करना चाहिए फास्टर रिच कंट्री के मुकाबले में। जो जाहिर बात है ऑलरेडी रिच हैं तो उनके मुकाबले में फास्टर ग्रो करना चाहिए पुअर कंट्रीज़ को। और अगर ये ट्रू है तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि फिर जो इनकम गैप है रिच और पुअर कंट्री के दरमियान एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगे। तो जाहिर बात है फिर उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होंगे। और उसके बाद है फिर फैक्टर एक्यूमुलेशन एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी। सो दो रीज़न है कि क्यों पर कैपिटा इनकम लोअर होती है कुछ कंट्री में दूसरी के मुकाबले में, यानी कि जो एवरेज इनकम होती है कुछ कंट्रीज़ में जाहिर बात है बहुत कम होती है और बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे कंट्री में भी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है इस वक्त। ऐसा इसलिए भी होता है कि एक तो डिफरेंसेस होना जाहिर बात है कैपिटल पर वर्कर में। इसका मतलब ये कि एक वर्कर के ऊपर मतलब उसको कितनी मशीनें वगैरह दी गई हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है। जाहिर बात है जितनी ज़्यादा मशीनें रिक्वायर्ड हैं उतनी मशीनें अगर दी जाएंगी किसी वर्कर को, मतलब उतनी मशीन उसको दी जाएगी यूज़ करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन के अंदर तो इजाफा होगा ही, और वो जो काम करेगा उसको भी मज़ा भी आएगा काम करने के अंदर। इसके अलावा ये कि डिफरेंस होना एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ जो जाहिर बात है प्रोडक्शन हो रही है उसकी एफिशिएंसी बहुत है, वहाँ प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है, वहाँ का सिस्टम इतना ज़बरदस्त लगा हुआ होता है कि वहाँ एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जबकि हमारे यहाँ पे जाहिर बात है प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बहुत लो है, इसी वजह से वर्कर्स की भी इनकम जाहिर बात है कम होती है। और इसमें कोई वर्कर्स का भी जाहिर बात है कोई इसमें कसूर नहीं है, मेहनत यहाँ भी वर्कर्स करते हैं, डेवलप कंट्रीज़ में भी करते हैं, हर जगह वर्कर्स जाहिर बात है मेहनत करते हैं जितने भी वर्कर्स होते हैं। लेकिन जो एफिशिएंसी होती है प्रोडक्शन की उसकी वजह से यहाँ जो है जाहिर बात है जो मेहनत करने वाले हैं उनकी भी जाहिर बात है इन पर कैपिटल इनकम लो ही रहती है, क्योंकि एफिशिएंसी ना होने की वजह से। जबकि डेवलप कंट्रीज़ में जाहिर बात है एफिशिएंसी बहुत हाई होती है वहाँ पर। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी की हम बात करते हैं तो सोलो मॉडल के अंदर जो सस्टेन ग्रोथ होती है लिविंग स्टैंडर्ड की अंदर वो जो होती है टेक ग्रोथ की वजह से, और जो रेट होता है टेक प्रोग्रेस का वो एक्सोजीनस है। जबकि एक्सोजीनस ग्रोथ थ्योरी सेट ऑफ मॉडल होता है जिसके अंदर ग्रोथ रेट प्रोडक्टिविटी का और लिविंग स्टैंडर्ड का एंडोजीनियस है। दो सेक्टर्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो प्रोड्यूस करती है गुड्स को, चीज़ें बनाती है, जारी बात है जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं जिनको हम फैक्ट्रीज वगैरह भी कहते हैं। और जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये जारी बात है प्रोड्यूस करती है नॉलेज जो कि इंक्रीज़ करती है लेबर की एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो एमफिल और पीएचडी के अंदर जारी बात है रिसर्च करवाई जाती है, ये भी इससे भी नॉलेज प्रोड्यूस होती है और उससे भी लेबर की एफिशिएंसी के अंदर इजाफा होता है मैन्युफैक्चरिंग में। और कई सारी चीज़ें जो जाहिर बात है इनोवेशन वाली कई सारी चीज़ें होती हैं और नई नई जो चीज़ें सामने आती हैं हमारे वो यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च से ही सामने आती है। दुनिया की बड़ी बड़ी जो जाहिर बात है यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे यहाँ भी जाहिर बात है रिसर्च है लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी रिसर्च हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी थ्योरीज वहीं से सामने आती हैं, क्योंकि थीसिस बाकायदा देते हैं पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट, और उन थीसिस को उनको फिर डिफेंड भी करना होता है। वो रिसर्च करके थीसिस देते हैं फिर बाकायदा उसको डिफेंड भी करना होता है। और तो ये दो चीज़ें हैं बहुत अहम, एक तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो फैक्ट्रीज वगैरह, और दूसरा रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। जितनी ज़्यादा रिसर्च अच्छी होगी उससे फिर क्या होगा कि उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी लेबर एफिशिएंसी भी। हमारे यहाँ पे जाहिर बात अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी रिसर्च नहीं है, ना लोग रिसर्च डिग्रीज़ की तरफ जाते हैं,
तो इसी वजह से होता क्या है कि फिर ऐसी थ्योरीज नहीं आती कि फिर उससे लेबर एफिशिएंसी के अंदर जाहिर बात है इजाफा किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और फिर लेबर्स जो उनको इतना मेहनत करके भी जाहिर बात है रिवार्ड नहीं मिल पाता। सो टाइम होराइजन की हम बात करें लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में जाहिर बात है प्राइजेस फ्लेक्सिबल होते हैं, और ऑब्वियसली बात है जो डिमांड या सप्लाई में चेंज आता है उसको रिस्पॉन्ड में भी जाहिर बात है चेंजेस आती रहती है। सो शॉर्ट रन के अंदर प्राइजेस स्टिकी होते हैं, सेम रहते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन का पीरियड है, किसी भी प्री डिटरमाइंड लेवल के ऊपर यहाँ पे चेंज नहीं किया जाता, स्टिकी रहते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड की हम बात करें तो ये एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है रिलेशनशिप को शो करता है प्राइस लेवल और जो क्वांटिटी होती है आउटपुट डिमांड की, और ये तकरीबन वैसे ही होता है जिस तरह डिमांड कर्व नॉर्मल होता है। और एक इंट्रो होता है एग्रीगेट डिमांड टू डिवाइडेड बाय एग्रीगेट सप्लाई मॉडल के। सो हम यूज़ करते हैं सिंपल थ्योरी जो एग्रीगेट डिमांड की बेस करती है क्वान्टिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर। सो जो डाउनवर्ड स्लोप जाहिर बात है अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है एग्रीगेट डिमांड का। सो इंक्रीज़ होना प्राइस लेवल में अगर देखते हैं उससे क्या होता है कि फॉल हो जाता है जो रियल मनी बैलेंस है। रियल मनी जाहिर बात है किसी का उसके अंदर कमी आ रही है, जब प्राइस बढ़ेंगी किसी भी चीज़ की महंगाई होती है तो उससे जो रियल मनी है उसमें कमी आएगी, और उसी से फिर कमी आती है डिमांड के अंदर गुड्स और सर्विसेज की। शिफ्टिंग डी एग्रीगेट डिमांड का इसकी हम बात करते हैं तो जब इंक्रीज़ होता है मनी सप्लाई के अंदर तो उससे शिफ्ट हो जाता है एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और शॉक्स की हम बात करते हैं तो एंडोजीनियस चेंजेस जो होती है एग्रीगेट सप्लाई में या फिर डिमांड में, शॉक्स टेम्परेरी तौर पे पुश कर देते हैं इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट से दूर। और जो इफेक्ट है नेगेटिव डिमांड शॉक का इसकी बात करें तो शॉक जो है शिफ्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को लेफ़्ट की तरफ, और उसकी वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो फॉल करती है शॉर्ट रन के अंदर, और वक्त के साथ प्राइजेस जो है वो गिर जाते हैं और इकोनॉमी मूव डाउन होती है डिमांड कर्व जो है उसका फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ। सप्लाई शॉक्स की बात करें तो सप्लाई शॉक्स जो होता है वो अल्टर करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को, यानी कि एक जैसी नहीं रहती, और अफेक्ट करता है प्राइजेस जो कि फर्म्स जो है वो चार्ज करती है, प्राइजेस को भी अफेक्ट जाहिर बातें होते हैं, ऐसा नहीं होता कि प्राइस जो है वो सेम रहे। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी का एम्ड होता है कि रिड्यूस किया जाए सेवरिटी जो है शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की। नाउ द कीन्सियन क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है सिंपल क्लोज इकोनॉमी मॉडल है जिसके अंदर इनकम को डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेंडिचर के ज़रिए, उसको रिप्रेजेंट किया है जेम्स कीन्स ने। सो एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो कि हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करते हैं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो वो ख़रीदते हैं, कोई गुड्स कोई चीज़ें ख़रीदते हैं या फिर जो सर्विसेज के लिए वो पे करते हैं, और ये इक्वल होता है जो इकॉनमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो ग्रॉस जीडीपी होती है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो अमाउंट होता है जो कि हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, जो चाहते हैं कि हम स्पेंड करेंगे कोई भी सामान हम ख़रीदते हैं या जो सर्विसेज के लिए पे करते हैं। और गवर्नमेंट परचेजेस मल्टीप्लायर एक इंक्रीज़ जो होता है इनकम के अंदर वो नतीजा आता है 1 रुपीज़ इंक्रीज़ होने से जी, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है स्पेंडिंग जो होता है यानी कि 1 रुपीज़ इंक्रीज जब आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर तो ये जाना जाता है गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर के तौर पर। सो यानी जब ये 1 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर तो उससे क्या होता है इंक्रीज़ जो हो रही है इनकम के अंदर, ये गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर है। नाउ द टैक्स मल्टीप्लायर, सो जब चेंज आता है इनकम के अंदर और वो इस वजह से आता है कि $1 इंक्रीज़ हो रहा है टैक्स के अंदर, वो जाना जाता है टैक्स मल्टीप्लायर के तौर पर। सो जो प्रॉपर्टीज़ हैं टैक्स मल्टीप्लायर नेगेटिव है, टैक्स हाई से क्या होता है रिड्यूस होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग और उससे इनकम भी कम हो जाती है। और टैक्स मल्टीप्लायर जो वो ज़्यादा है एक से, सो चेंज आना टैक्स के अंदर उसके मल्टीप्लायर अफेक्ट होता है इनकम के ऊपर। टैक्स मल्टीप्लायर जो वो स्मॉलर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर के मुकाबले में, कंज्यूमर सेव करता है फ्रैक्शन जो होता है यानी कि 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो एक टैक्स कट का, तो इनिशियल जो बूस्ट होता है स्पेंडिंग के अंदर टैक्स कट से वो स्मॉलर होता है, उससे जो एक इक्वल इंक्रीज़ होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर। नाउ दी IS कर्व, अब ये IS कर्व की हम बात करें तो एक ग्राफ होता है तमाम कॉम्बिनेशन का R और Y के जो कि नतीजा होते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर के।
IS कर्व स्लोप की हम बात करते हैं तो जो उसका कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप है, और फॉल होना इंटरेस्ट रेट में मोटिवेट करता है फर्म को कि इंक्रीज करें इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जो कि ड्राइव अप करता है टोटल प्लान स्पेंडिंग। सो रिस्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम जो है गुड मार्केट आउटपुट जो है लाजमी तौर पे इंक्रीज होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी और IS कर्व की हम बात करते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं ISLM मॉडल देखने के लिए कि कैसे फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट को। एलएम कर्व स्लोप की हम बात करते हैं तो एलएम कर्व पॉजिटिवली स्लोप है और एक इंक्रीज होना इनकम के अंदर रेस करता है मनी डिमांड। अब अगर सप्लाई जो है रियल बैलेंस की फिक्स है तो एक्सेस जो है डिमांड है मनी मार्केट के अंदर इनिशियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और जो रेट इंटरेस्ट रेट है वो लाजमी तौर पर राइज होना चाहिए ताकि रिस्टोर किया जाए इक्विलिब्रियम मनी मार्केट के अंदर। सो शॉक्स इन दी ISLM मॉडल की अगर हम बात करें तो IS शॉक्स की हम बात करें तो एक्सोजीनस चेंजेस जो होती है डिमांड के अंदर गुड्स और सर्विसेज के लिए, और जो LM शॉक होते हैं वो एक्सोजीनियस चेंजेस आती है डिमांड फॉर मनी के लिए। सो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल की हम बात करें तो ये पोर्ट्रे करता रिलेशनशिप जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट के दरमियान और जो इकोनॉमी का आउटपुट होता है, और ये एक्सटेंशन है ISLM मॉडल की ही। फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक्सचेंज रेट फिक्स भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग भी हो सकते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है कि फ्लक्चुएट करते हैं, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसके मुताबिक एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि रुपी डॉलर में कभी डॉलर ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर होता है। जबकि फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होती है कि सेंट्रल बैंक ट्रेड करता है डोमेस्टिक करेंसी जो फॉरेन करेंसी के ऊपर एक प्री डिटरमाइंड रेट पे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रेट को फिक्स कर दिया जाता है कि फ्लक्चुएशन ना हो, रुपी डॉलर के रेट में जैसे फ्लक्चुएशन ना हो। सो पॉलिसी जो होती है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट एक फिजिकल एक्सपेंशन जो है उसको रेज किया जाता है, और टू कीप फ्रॉम राइजिंग उससे उसके लिए क्या होता है कि सेंट्रल बैंक को लाजमी तौर पे सेल करना पड़ती है डोमेस्टिक करेंसी जो कि इंक्रीज़ करती है एम और शिफ्ट करती है LM स्टार को राइट की तरफ। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम बात करें फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर तो एक इंक्रीज़ होना एम के अंदर शिफ्ट करेगा LM स्टार को राइट की तरफ और रिड्यूस करेगा। सो रोकने के लिए फॉल लाइन सेंट्रल बैंक को लाजमी तौर पे बाय करना चाहिए डोमेस्टिक करेंसी जो कि रिड्यूस करती है एम और शिफ्ट करे LM स्टार को लेफ्ट बैक। सो जो ट्रेड पॉलिसी है फिक्स एक्सचेंज रेट के अंडर एक रिस्ट्रिक्शन जो होती है इंपोर्ट के अंदर वो क्या करती है अपवर्ड प्रेशर करती है, अपवर्ड प्रेशर होता है उसकी वजह से। एंड टू कीप फ्रॉम राइजिंग सेंट्रल बैंक को लाजमी तौर पे सेल करना चाहिए डोमेस्टिक करेंसी जो कि इंक्रीज़ करे एम को और शिफ्ट करे LM स्टार को राइट। सो 2 रीज़न हैं क्यों आर जो है वो डिफ़र हो सकता है आर स्टार से। सो कंट्री रिस्क होता है, एक तो रिस्क के कंट्रीज बोरोवर जो है वो डिफ़ॉल्ट करेंगे उनके लोन रीपेमेंट के ऊपर, क्यों क्योंकि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो टर्मोइल है उसकी वजह से ये चांसेस होते हैं कि वो बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे रीपेमेंट की जब बात आएगी तो। और लेंडर रिक्वायर करता है जाहिर बात है हायर इंटरेस्ट रेट ताकि कंपनसेट कर सके इस रिस्क को, जाहिर बात है फिर वो भी फिर हायर चार्ज करेगा ताकि उसको भी एक जब रिस्क है ऐसे सिचुएशन के अंदर। और एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट चेंजेस की हम बात करें, अगर एक कंट्री का एक्सचेंज रेट एक्सपेक्टेड होता है कि वो गिर जाएगा तो बोरोवर को लाजमी तौर पे हायर इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा ताकि कंपनसेट करें लेंडर को एक्सपेक्टेड करेंसी डेप्रिसिएशन इसकी, यानी कि उसका भी मार्जिन वो रखते हैं। नाउ द स्टिकी वेज मॉडल, सो एक इस मॉडल के मुताबिक अजूम किया जाता है कि फर्म्स और वर्कर नेगोशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और फिक्स करते हैं जो नॉमिनल वेज होती है। और इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मॉडल की बात की जाए तो तमाम वेजेस और प्राइसेस परफेक्टली फ्लेक्सिबल हैं, तमाम मार्केट क्लियर हैं और हर सप्लायर प्रोड्यूस करते हैं एक गुड और कंज्यूम करते हैं बहुत से गुड्स, और हर सप्लायर जानता है नॉमिनल प्राइस जो गुड की जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो नहीं जानते जो ओवरऑल प्राइस लेवल हैं। और रीज़न जो होते हैं स्टिकी प्राइजेस के वो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का होना, फर्म्स और कस्टमर्स के दरमियान उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है पहले से, मेन्यू कॉस्ट का होना, जो मेन्यू होता है उस जाहिर बात है उसकी भी एक अपनी कॉस्ट होती है, और फर्म जो है वो नहीं चाहती है अनॉय करना अपने कस्टमर को प्राइस चेंज करने से, बार बार प्राइस चेंज करने से क्या होगा कि कस्टमर हाथ से चले जाते हैं, ये भी जाहिर बात है फर्म को पता होता है। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक अप्रोच जो कि ये अज्यूम करती है कि लोग जो होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से जो फ्यूचर इन्फ्लेशन के बारे में होती है कि आगे चल के महंगाई आने वाली है, बेस्ड ऑन रिसेंटली
बेस रिसेंटली ऑब्जर्व इन्फ्लेशन, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वो किस वजह से होती है, वो इस वजह से होती है कि जो रिसेंटली और इन्फ्लेशन चल रही है। अब हमारे यहाँ पे जिस तरह महंगाई चल रही है, तो अब लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ज़ाहिर बात है आगे भी चल के कुछ ज़्यादा महंगाई ही होगी। तो लोग जो है वो रिसेंटली ऑब्जर्व इन्फ्लेशन की बेस के ऊपर वो एक्सपेक्टेशन जो होती है उनकी फ्यूचर इन्फ्लेशन की, तो इस अप्रोच का अंदर यही अज्यूम किया जाता है कि लोग अपनी एक्सपेक्टेशन जो है आने वाली महंगाई के बारे में फॉर्म करते हैं, जो कि ये इस चीज़ के ऊपर बेस करती है जो महंगाई अभी चल रही है एक तरह से उसके ऊपर। सो इन्फ्लेशन इनर्शिया की बात करें तो इस फॉर्म के अंदर जो है वो फ्लिप कर्व इम्प्लाई करता है कि इन्फ्लेशन का इनर्शिया है। फ्लिप कर्व जो होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और जो इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई और बेरोज़गारी एक साथ नहीं हो सकती है फ्लिप कर्व्स के मुताबिक। सो इन द एब्सेंस ऑफ सप्लाई शॉक के एब्सेंस के अंदर या फिर जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूअली तौर पर इंडेफिनेटली तौर पे होगी करंट रेट के ऊपर, और पास इन्फ्लेशन जो इन्फ्लुएंस करती है एक्सपेक्टेशन करंट इन्फ्लेशन की भी, और जिसकी वजह से क्या होता है इन्फ्लुएंस होता है वेज और जो प्राइस लोग सेट करते हैं। ज़ाहिर बात है वो ये सोचेंगे कि आगे भी चल के ज़ाहिर बात है इन्फ्लेशन जो है वो आ सकती है, तो ये भी इस वजह से प्राइसेस। सो जो टू कॉजेज़ हैं टू ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ने के या गिरने के, वो पहला तो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो कि इस वजह से आता है सप्लाई शॉक की वजह से, और एडवर्स सप्लाई शॉक टिपिकली तौर पे क्या करता है, इजाफा करता है प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, और फिर उसी से फर्म्स जो वो प्राइस भी ज़ाहिर बातें बढ़ाती हैं। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है जो कि आता है डिमांड शॉक से, पॉजिटिव शॉक होते हैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर, और उसी से अनएम्प्लॉयमेंट होती है और कि वो नीचे आ जाती है उसके नेचुरल रेट से, जो कि पुल करती है इन्फ्लेशन रेट को अप। नाउ द सैक्रिफाइस रेशियो, सो रिड्यूस करने के लिए इन्फ्लेशन पॉलिसी मेकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड जो कि कॉज होती है अनएम्प्लॉयमेंट का कि वो राइज हो जाए नेचुरल रेट के, और सैक्रिफाइस रेशियो मेजर करता है परसेंटेज जो है ऑफ एयर रियल जीडीपी की, जो कि लाजमी तौर पे फॉरगॉन करना चाहिए, फॉरगॉन हो ताकि रिड्यूस किया जाए इन्फ्लेशन को 1% पॉइंट से। और ये एस्टिमेट वेरी भी करता है ज़ाहिर बात है, लेकिन टिपिकल तौर पर वो 5 है। रैशनल एक्सपेक्टेशन की हम बात करें तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन इसके अंदर हम देखें तो लोग जो है वो बेस करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर इन्फ्लेशन की, जो कि रिसेंटली बेस्ड ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, ये पीछे भी आ चुका आई थिंक। और रैशनल एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या है कि लोग जो बेस करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन जो है तमाम जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसमें शामिल है इन्फॉर्मेशन करंट और प्रोस्पेक्टिव जो फ्यूचर पॉलिसीज़ होती हैं। नाउ द नेचुरल रेट हाइपोथेसिस, सो हमारा जो एनालिसिस है कॉस्ट ऑफ डिसइन्फ्लेशन का और जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का प्रीसीडिंग चैप्टर के अंदर, वो बेस करता है नेचुरल रेट हाइपोथेसिस के ऊपर। और जो चेंजेस आती है एग्रीगेट डिमांड में अफेक्ट करती है वो ज़ाहिर बात है आउटपुट को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी, सिर्फ जो है शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर जो इकोनॉमी रिटर्न होता है लेवल ऑफ आउटपुट का, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको डिस्क्राइब किया है क्लासिकल मॉडल ने। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन खास तौर पर कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।